हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों, हम पद्यांश का सीरीज चला रहे थे परीक्षा बोध से, तो ये आपका पार्ट 2 है जिसमें हम पतंग देखेंगे, यानी आलोक धनबा की कविता पतंग के जो भी यहाँ पे पद्यांश है उसका देखेंगे बच्चों। और यहाँ पर आपको देखना है कविता के बहाने। ये अपन 2 खंड लेकर चलेंगे, बढ़िया फटाफट देखेंगे। सबसे पहले बच्चों आपको यदि पतंग कविता से पतंग में आपको ध्यान रखना है, उड़ान भरी चीजें रहेगी, पता चल जाएगी, है ना। जैसे बच्चे मन में उड़ान लिए फिरते हैं, घूम रहे हैं, है ना। जैसे बसंत का ऋतु आया, मौसम आया, ऐसे यदि शब्द दिखने को मिलेंगे तो समझ जाना पतंग है। और बच्चों इसमें जब हम संदर्भ लिखते हैं तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के पतंग अध्याय से अवतरित है या पतंग कविता से अवतरित है, जिसके कवि आलोक धनबा हैं। मैंने आपको पहला वर्ग बताया था कि बच्चों आज अभी के अभी परीक्षा बोध के जितने भी यहाँ पे कविताएं हैं और उनके कवि हैं, इनको भी तुरंत याद करो, तुरंत अब भी याद करो। एक कॉपी में लिख करके, चिट्ठे में लिख करके टिका लो। पेपर में बैठने से भैया आप लोगों को कब याद, जब लिखे रहोगे तो माइंड में पेपर में बैठते समय याद आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। देखो इतना लंबा चौड़ा नहीं आएगा, इसके 3-4 लाइन ही आते हैं। तो आप लोग यहां पर समझो पतंग सबसे तेज, पहले आप अर्थ समझ लो बच्चों, है ना। संदर्भ आपने समझ लिया, प्रसंग इसके अर्थ से ही निकलेगा। देखो सबसे तेज बौछारे गई भादो गया। सबसे तेज बौछार का मतलब वर्षा ऋतु चली गई, भादो भी बीत गया, सवेरा हुआ, फिर से एक नया ऋतु आने के लिए सवेरा हो गया। खरगोश की आंख जैसा लाल सवेरा। खरगोश की आंख जैसे जैसे सूर्योदय में लाल चमकीला दिखाई देता है सूरज बच्चों, उसी तरीके से खरगोश की आंख की तरह सुंदर दिखाई देते हुए एक नया सवेरा हो गया। शरद आया, पुलों को पार करते, बारिश हो गई, पुल बना और पुल से पार करते हुए एक शरद ऋतु आ गया। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, जिस तरीके से बच्चे साइकिल चलाते हुए नए साइकिल से बच्चों प्रेरित होते हैं, उसी तरीके स्वच्छ चमकीले प्रभाव वातावरण में बच्चे अपनी नई नई साइकिल चलाते हुए आ रहे हैं, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, और अपनी जो नई नई घंटियां हैं उनके इशारों से अपने मित्रों को आनंदित करते हुए, लोगों को चमकीले शोर से बुलाते हुए, है ना, मतलब घंटी बजा करके अपने मित्रों को, इष्ट मित्रों को बुला रहे हैं। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए। और बच्चों यहाँ पर आप देखो कि बसंत ऋतु के आगमन होने से मौसम स्वच्छंद है, लोग पतंग उड़ा रहे हैं, बच्चे पतंग उड़ाने के लिए साइकिल से आ रहे हैं, घंटी बजा करके इशारों से बुला रहे हैं, है ना, चमकीले सरस बुलाते हुए, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए। और भैया बच्चे सब मिल करके पतंग इस तरीके से उड़ा रहे हैं कि आकाश एकदम मुलायम, एकदम प्यार भरा हुआ, आनंदित दिख रहा है ना। कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, है ना। देखो बच्चों पतंग को माना गया है कि दुनिया की सबसे हल्की और वस्तु है। ऐसे मुलायम आकाश में बच्चे दुनिया की सबसे हल्की और, है ना, पतली वस्तु पतंग को उड़ाने के लिए मित्रों को एकत्र करते हैं। ठीक है, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, यानी दुनिया में जो सबसे पतला कागज वो पतंग है, उसको उड़ाने के लिए बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, यानी बांस की पतली लकड़ी से बने हुए पतंग को बच्चे उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि शुरू हो सके सीटियां, किलकारियां और तितलियों की इनकी नाजुक दुनिया। कि जैसे ही भाई पतले कागज है, बांस की पतली लकड़ी है, इससे बनी आपका पतंग है बच्चों, पतंग को उड़ाने के लिए बच्चे सीटियां बजाते हुए, है ना, किलकारियां मारते हुए, है ना, जोर जोर से उत्साह के साथ उड़ा रहे हैं। आसमान में उड़ते रंग बिरंगे के पतंगे देखकर तितलियां भी क्या है बच्चों, नाजुक हो जाती हैं, उड़ने लग जाती हैं। अब यहाँ पर प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने किस चीज के बारे में वर्णन किया है, मौसम के परिवर्तन के साथ साथ किस तरीके से लोगों में, बच्चों में उमंगता आती है। यानी प्रस्तुत पद्यांश में आलोक धनबा ने मौसम परिवर्तन के साथ साथ बच्चों में किस तरीके से उमंगता आती है उसका चित्रण किया है। आपको लगेगा कि सर ऐसे लिखने में नंबर मिलेगा, कोई नहीं काट सकता बच्चों, 1 नंबर नहीं कटेगा आपका। ठीक है, और यहां पर आप लोगों को प्रकृति का बढ़िया चित्रण है, तो सीधा पहला आप लोगों को भाषा सरल सहज है। ठीक है, दूसरा लिखोगे, है ना, शरद ऋतु का वर्णन, मतलब सुंदर सजीव चित्रण किया गया है। और बच्चों आपके साथ मान लीजिए यहाँ पर कोई रस नजर आए, जैसे जोर जोर बार वही है, तो पुनरुक्त प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। बस 2-3 काव्य विशेषताएं, है ना, रस छंद के प्रयोग से काव्य में सौंदर्यता आ गई है, बस खत्म। बच्चों आपको एक बार रिवीजन करना है, यदि आपको बैक करके देखना है तो वीडियो को पॉज करके बैक करके देख लो। ठीक है भाई, हम सुपर फास्ट कर रहे हैं, हम यहाँ रटने नहीं आए हैं, केवल समझने आए हैं।
देखो अब इसका भी आप लोग अर्थ समझो बच्चों। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उसके बेचैन पैरों के पास, जब वो दौड़ते हुए बेच। देखो जन्म से ही अपने साथ लाते, बच्चों के बारे में बताया गया है। मतलब जो बच्चे होते हैं बच्चों, वो जन्म से इतने कोमल होते हैं, इतने मुलायम होते हैं, ऐसा लगता है कि वो कपास के समान है, यानी कपास लेकर आ रहे हैं, रुई लेकर आ रहे हैं। पृथ्वी घूमती हुई उनके बेचैन पैरों के पास, मतलब जब वो जन्म से आते हैं बच्चों तो उनके पैर इतने मुलायम हैं बच्चों, इतने मुलायम हैं। देखो ना, उनके बेचैन पैरों के पास पृथ्वी घूमती हुई, मतलब उनके जैसे वो मतलब जमीन में अपना पैर रखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा पृथ्वी ही कोमल हो गया है। जब वो दौड़ते हैं बेसुध, जब छोटे बच्चे बिना सुध के, बिना कुछ मतलब कि कुछ सोचे समझे, बिना सुध के दौड़ रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि छतों को भी नरम बनाते हुए कि पूरा का पूरा घर का जो छत है वो मुलायम हो गया है ना, पूरा का पूरा मुलायम सा दिखाई देता है। दिशाओं की मृदंग की तरह बजाते हुए, चारों दिशाएं, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि चारों दिशाओं में, जैसे मान लीजिए बच्चे पैर रखेंगे तो मृदंग की तरह बजाते हुए जब पैर रखते हैं थप 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 थप, है ना, तो पदचाप की ध्वनि चारों दिशाओं में सुनाई दे रही है। जब वे पेंग भरते हुए चले जाते हैं, पेंग भरना का मतलब क्या है बच्चों, ध्वनि करते हुए आगे की ओर चलते हैं, है ना, तो डाल की तरह लचीले बेग से छतों के खतरनाक किनारों में, यानी लचीले मतलब उनका पैर एकदम पेड़ पौधों के डालियों की तरह लचीला है और एकदम आवाज करते हुए आगे की ओर जाते हैं। उन्हें याद तक नहीं रहता कि उस समय गिरने से बचाता है, खतरनाक किनारों तक, मतलब वो बच्चे, है ना, किलकारियां मारते हुए, दौड़ते हुए, मुस्कुराते हुए, लचीला शरीर उनका तेजी से दौड़ते हुए बच्चों किनारे तक पहुंच जाते हैं। कहाँ? छत के किनारे तक। उस समय सिर्फ बचाता है उन्हें सिर्फ उन्हीं की रोमांचित शरीर का संगीत। भैया उनको उस समय क्या सुनाई देता है? संगीत सुनाई देता है। लेकिन ये बच्चे का लचीला कोमलता शरीर आगे बढ़ता है लेकिन पेड़ के डालियों के समान, लेकिन बच्चों किनारे पर जब पहुंच जाता है तो उनका जो मधुर धुन है वही उनको बचा लेता है। बस पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है। कई बार तो ऊंचाई पर उड़ने वाले पतंग की डोर के सहारे भी गिरने से बच जाते हैं। महज एक धागे के सहारे बच जाते हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, मतलब उनकी जो मन की कल्पना है बच्चों, जिस तरीके से पतंग ऊंची उड़ान ले रहा है उसी तरीके से बच्चों की भी कल्पना भी ऊंची उड़ान ले रही है बच्चों। तो ये हो गया। अब इसमें क्या कहा गया है कि बच्चों की तुलना सीधा सीधा प्रकृति के चित्रण से किया गया और कुछ भी नहीं बच्चों। बच्चों की कोमलता, बच्चों की इच्छाएं, बच्चों की कद काठी, बच्चों का लचीलापन, बच्चों का व्यवहार, इसको सीधा प्रकृति से चित्रण किया गया है। तो प्रस्तुत पद्यांश में आलोक धर्मा ने, है ना, एक बच्चों के कोमल शरीर को प्रकृति से, है ना, प्रकृति से तुलना करते हुए सचित्र वर्णन किया है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको क्या लिखना है? प्रसंग लिखना है। अब इसमें विशेषताएं क्या लिखोगे? आपको बताया भाषा सरल एवं सहज है। वात्सल रस का प्रयोग है बच्चों, बच्चे के मतलब प्रेम व्यवहार के बारे में है ना, तो यहाँ पर ऐसा लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, चलिए, तो 2-3 आपको काव्य गुण में लिखना है, काव्य सौंदर्य में, है ना। ठीक है बच्चों, प्रकृति का चित्रण है ये, बच्चों की तुलना प्रकृति चित्रण से की गई है, ये चीज हो गया बच्चों। कविता के बहाने, ये देखो बहुत बढ़िया है, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। कविता के बहाने, ठीक है, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। कविता एक उड़ान है। यहाँ पर कवि कुंवर नारायण लिखते हैं, देखो बच्चों, सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, है ना, आपका बच्चों कौन से पाठ से लिया गया? कविता के बहाने के पाठ से लिया गया है, जिसके कवि कुंवर नारायण जी हैं। एक बार फिर से आप समझना कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह के कविता के बहाने से कविता से अवतरित है, जिसके कवि कुंवर नारायण है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह की कविता के बहाने से अवतरित है ना, जिसके कवि कुंवर नारायण है। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब यहाँ पर देखो ना, कविता एक उड़ान है, मतलब एक प्रकार से सीधा सीधा चिड़िया के साथ साथ कविता का एक प्रकार से बच्चों तुलना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देखो भाई, इसका जब अर्थ आप निकाल लोगे तो प्रसंग आपसे बनेगा। तो पहले आप अर्थ सोचो। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। देखो भाई, यहाँ पे कवि कहता है कि कविता जो है, जिस प्रकार से चिड़िया उड़ती है, चिड़िया पे कल्पना होती है, उसी तरीके से चिड़िया के समान भी कविता एक कल्पना योग एक क्या है? उड़ान है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। चिड़िया तो उड़ती है तो एक सीमित तक रहती है, लेकिन है ना, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने माने चिड़िया क्या जाने, कि भाई चिड़िया तो उड़ती है
लेकिन भैया केवल और केवल उसकी समय सीमा निश्चित नहीं रहती है, मतलब थोड़ा सा कम रहता है ना। लेकिन हाँ भैया, यहाँ पर मैं उल्टा कह दिया, समय सीमा निश्चित होती है, मतलब इसकी जो एक प्रकार से क्षमता वो निश्चित है, लेकिन जो कविता की सोच है, कविता की जो कल्पना है, कविता का जो विचार है, कविता का जो बच्चों उड़ान है, ये इसकी असीमित क्षेत्र है, ये कहीं भी भावनाओं को लेकर कल्पना कर परे उड़ सकता है बच्चों। तो ठीक है, तो कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, मतलब कविता कवि की कल्पनाओं की उड़ान होता है, कवि मन में क्या सोचता है इसकी उड़ान है। जिस तरीके से चिड़िया उड़ रही होती है ना, लेकिन चिड़िया के उड़ते हुए चीजों को देखकर कविता कवि लिखता है और उसमें अपनी कल्पनाओं को संजोता है। कविता का उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, चिड़िया कभी एक घर से दूसरे घर में उड़ती है, देखो बाहर भीतर इस घर उस घर, चिड़िया क्या करती है, यहाँ से वहाँ अंदर बाहर एक घर से दूसरे घर तक उड़ती है। लेकिन जो कवि है बच्चों, इसकी असीमित क्षेत्र है, इसकी कल्पना के परे है, अनंत तक चलता रहता है ना, पूरे संसारिक जीवन के बारे में वर्णन करता है। ठीक है बच्चों, यही चीज यहाँ पर वर्णन किया गया है। अब इसमें किस चीज की बात की गई है, यहाँ पर बच्चों कविता की चिड़िया उड़ान की तुलना है ना बच्चों, एक प्रकार से आप ऐसा करो कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि कुंवर नारायण ने कविता की उड़ान को चिड़िया के उड़ान से तुलना की है, बस खत्म। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। अब देखो इसे शाब्दिक अर्थ निकलता कुछ भी नहीं है, मतलब बिना यहाँ पर देखो फूल के बहाने, मतलब यहाँ पर फूल से तुलना की है, ध्यान रखना कविता की तुलना फूल से की गई है। कविता एक खिलना है फूल के बहाने, मतलब कविता जिस तरीके से फूल महकता है, फूल खिलता है, उसी तरीके से कविता भी एक फूल की तरह महकता खिलता है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, कविता जो है फूल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसमें अब लंबे समय तक ये महकता है, इसलिए कविता का जो सोच है, जो विचार है, जो पंक्ति है, उसकी रचना है, वो फूल उसकी तुलना फूल से नहीं कर सकते, फूल उसकी अर्थ को नहीं समझ सकता। बाहर भीतर इस घर उस घर, फूल तो केवल यहाँ वहाँ महकेगा, लेकिन बिना मुरझाए महकने माने फूल क्या जाने। भैया जो कविता है वो बिना मुरझाए हुए हमेशा अनवरत चलता रहता है, उसकी महक कभी समाप्त नहीं होती, अनंत काल तक हृदय में समाये रहता है। इसलिए कहा जाता है कि भाई फूल का भी ज्ञान भैया एक लिमिट निश्चित समय सीमा होता है, लेकिन कविता है वो हमेशा चलता रहता, कभी मुरझाती नहीं है, हमेशा चलती रहती है बच्चों। देखो कविता की तुलना फूलों से करते हुए कहा कि कविता की उत्पत्ति फूलों की उत्पत्ति के समानता है। फूल कलियों के है ना कलियों के प्रस्फुरण से खिल जाते हैं, उसी प्रकार कवि के हृदय और विचार भावों के रूपी कली के प्रस्फुरण पंक्तिबद्ध काव्य की रचना होती है। मतलब कहने का तात्पर्य है बच्चों की जो कविता है एक प्रकार से वो फूल के समान ही होता है, जैसे फूल टहनिया के निकलने से खिलता है, उसी तरीके से मन में जो भाव उत्पन्न होता है कवि के, उससे कविता खिल जाती है। ठीक है, कवि काव्य रचना में फूलों को देखकर प्रेरित होकर करता है, जिसे फूल भी नहीं जान पाते। मतलब कवि का कहना है कि जो कविता की रचना होती है वो मन का जो सोच है, मन की जो कल्पना है, वो फूल को देख करके प्रेरित होकर के करता है ना, जो कि फूल भी उसे नहीं समझ सकता है ना। कविता में फूल का अस्तित्व भिन्नता होती है, फूलों की खुशबू घर के अंदर बाहर फैलती है, कुछ दिनों तक महकती है, महकने के पश्चात मुरझा जाती है, किंतु कविता का अस्तित्व घर के अंदर बाहर होने के साथ अनंत काल तक लोगों के मन में बना रहता है बच्चों। तो यहाँ पर तात्पर्य यही हुआ है कि फूल मुरझा जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन कविता कभी खत्म नहीं होगी। चीजें क्लियर है बच्चों। यहाँ पर आप कैसे विशेषता लिखोगे कि भाई यहाँ पर क्या, भाषा सरल सहज, आपको एक पॉइंट तो ये क्लियर रखना बच्चों। ठीक है, दूसरी चीज है कविता की तुलना एक फूल से की गई है, दूसरा चीज ये हो गया। फिर बच्चों यहाँ पर आप देखो कोई बार बार शब्द दिखे, का भी दिख रहा है क्या, है ना, अनुप्रास अलंकार वगैरह दिख रहा है क्या, का दिख रहा है, का तो यहाँ अनुप्रास अलंकार भी है। तो 2-3 आपको पता होना चाहिए। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने बाहर भीतर। देखो भैया अब इस पर बच्चों यहाँ पर कवि ने कुंवर नारायण ने कविता को बच्चों के संबंध में बताया। देखो कविता में तुलना नन्हे बच्चों से करते हुए कहता है कि जिस प्रकार बच्चे अनेक प्रकार के खेल खेलते हैं, एक खेल है बच्चों के बहाने, जिस प्रकार अनेक खेल के खेलते हैं, कभी घर के अंदर, कभी घर के बाहर, कभी अपने घर पे, कभी दूसरे घर में, कभी पराये के भेद में, बगैर हुए पूरी आत्मीयता से प्रेम से खेलते हैं, उसी प्रकार कभी अनेक शब्दों भाव विचार कल्पनाओं से खेलता हुआ एक सुंदर आत्मप्रिय आनंदमय काव्य की रचना है। काव्य लेखन के समय कवि का हृदय अपने पराये के भाव में सिर्फ एकता, समता, समरसता का संदेश देते हुए लेखन करता है। ऐसी समरसता, अपनापन भाव सिर्फ बच्चे ही जानते हैं। कविता बंधन मुक्त होती है। बच्चों यहाँ पर क्या है, देखो कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कवि ने किस तरीके से वर्णन किया है, कवि कहता है कि भाई साहब
जो बच्चे होते हैं कभी भी भेदभाव नहीं करते हैं, अपने घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, बिना भेदभाव के चलते रहते हैं। इसी तरीके से कविता है, कविता में कवि जब अपना भाव पिरोता है ना, अनेक शब्दों का प्रयोग, अपने कल्पनाओं का विचार, अपने विचारों का प्रयोग करता है तो केवल निजी स्वार्थ के लिए नहीं करता, केवल अपने पराये के लिए नहीं करता, बल्कि एक समाज की एकता के लिए, समाज की समरसता के लिए, समाज की समता के लिए संदेश देते हुए लिखता है बच्चों। ये चीज यहाँ पर वर्णन है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने यानी कुंवर नारायण ने एक कविता की तुलना एक बच्चे के समान, बच्चों के खेल के समान की है। बच्चों मतलब बच्चों और कविता में किस प्रकार से संबंध है उसका वर्णन किया है। मतलब यहाँ पर है ना कविता में बच्चों के मनोकारी विकार का है ना वर्णन है, शांत रस का है बच्चों, वत्सल रस प्रेम है ना, भाषा सरल सहज है, ये चीज़ है। तो ये आपको बच्चों संदर्भ से 1 नंबर, प्रसंग से 1 नंबर, फिर व्याख्या का 1 नंबर और काव्य सौंदर्य का। तो ध्यान ये रखना है कि भाई साहब आप लोग किस तरीके से, मेन व्याख्या नहीं होता, लोग कहते हैं कि व्याख्या ही सब कुछ है, नहीं भाई 1 से 1.5 नंबर व्याख्या में मिलता है। तो व्याख्या करोगे तो 1 नंबर मिल ही मिल जाएगा, है ना, आधा नंबर कटेगा, मुश्किल से कटेगा। बाकी संदर्भ प्रसंग में आपको विशेष ध्यान रखना है ना। ये आपके कविता और कवि के नाम सभी याद रहने चाहिए। अब बात सीधी थी पर, ये पार्ट 3 आएगा बच्चों। क्या? पार्ट 3। पार्ट 3 में कैमरे में बंदा पाहिज भी करेंगे, ठीक है, ऊषा भी करेंगे, यहां तक कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो फटाफट आएगा, 1-2 दिन में ये पूरा हम कंप्लीट कर देंगे। और इससे क्या होता है कि आपको कई सारे ऑब्जेक्टिव भी तैयार हो जाएंगे, इससे आपके प्रश्न भी तैयार हो जाएंगे, है ना भाई। यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा कि किस तरीके से बोला गया कि फूल की समय सीमा कम है और कविता की समय सीमा, तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन आ जाएगा कि फूल की तुलना कविता की तुलना फूल से किस प्रकार से की गई है। ऐसा आ जाए कि कविता का जो सुगंध है कभी खत्म नहीं होता, क्यों? तो भाई आप बता दोगे कि फूल एक निश्चित समय सीमा तक ही उसका सुगंध रहता है, वो एक निश्चित समय सीमा बाद वो मुरझा जाती है। लेकिन कविता में इतनी भावनाएं प्रेरित रहता है कि असीमित समय तक चलता है, कभी मुरझाती नहीं, मरती रहती है, जुबान में वो जीवित रहती है, हमेशा वो कभी भी, है ना बच्चों, खत्म नहीं होती है। ठीक है बच्चों, तो ये पार्ट 2 था। आप लोगों का रिस्पॉन्स कैसा रहेगा उसके आधार पर पार्ट 3 आएगा। ठीक है बच्चों, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो पूरा हम रिवीजन कराएंगे, फटाफट कराएंगे, बढ़िया अच्छे तरीके से। ज़्यादा कुछ नहीं भैया, 4-5 पेज बचा है, उसको अपन ने सोच रहे हैं कि 1-2 लेक्चर में कब खत्म करेंगे। छोटे छोटे लेक्चर से ये होता है कि आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा, आपको लगेगा भी कुछ हमने सीख भी लिया है। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।